हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एक्मे कॉमर्स एकेडमी। कल के सेशन में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन स्टार्ट किया था, राइट? जिसमें हमने पहले 4 कॉन्सेप्ट हमने कल कवर किए थे। वो थे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट एंड कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। ये 4 कॉन्सेप्ट हमने कल कवर किए थे और एक बार रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट? एज पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, आपका जो बिजनेस है एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी, which means in the books of accounts we are going to record only business transaction and we will not record any transaction, any personal transaction of the owner or the proprietor. ये पहला था। सेकंड था मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। The transaction, we will record only those transactions which are recorded in terms of money. Means we will record only monetary transaction where exchange of money or money's worth takes place. Only those transactions will be recorded. वही transaction record करेंगे जहां पैसे का लेन देन हुआ। उसके बाद में हमने cost concept किया। All assets are recorded in the books of account at its cost price and that will be the base for all future transactions, right? तो वो थी cost price, cost concept. Then we did consistency concept. Once a particular accounting method is adopted by a business concern, the same will be followed in future also. जिसका कल मैंने एक एग्जांपल लिया था कि डेप्रिसिएशन के 2 मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड WDV मेथड. If a business adopts straight line method, then in every year he is going to adopt the same method. However, changes can be made. If the business feels, or those who run the business feels, that by changing the method we'll be able to provide true and fair picture of the business, in that case we can change the method, but effect of such change should be quantified under disclosure concept. Disclosure concept में हमें इसको disclose करना है that which method we are adopting and why this method is changed and what is the amount of effect or impact it will have on the profit and loss of the business concerned during the current year, right? आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट. नाउ व्हाट इज कंजर्वेटिज्म? कंजर्वेटिज्म वर्ड इज कम फ्रॉम वर्ड कंजर्वेटिव. इंग्लिश में कंजर्वेटिव करके वर्ड है. कंजर्वेटिव मीन्स ओल्ड थिंकिंग, पुरानी सोच, है ना. हम हमेशा बोलते हैं ब्रिटेन, दैट इज इंग्लैंड, इज अ कंजर्वेटिव कंट्री बिकॉज उनके पास आज भी पुरानी सोच है. दे डू नॉट फॉलो द मॉडर्न वे ऑफ लाइफ विच अमेरिकन्स एंजॉय. तो वो थोड़े डिफरेंट है, जस्ट लाइक इंडिया. इवन इन इंडिया वी आर ट्रेडिशनल. नाउ व्हाट इज कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट? कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट ये है कि पुराने जमाने में जो अकाउंटेंट थे, इनका बोलना ये था कि वी मस्ट ऑलवेज एंटिसिपेट लॉस और वी मस्ट ऑलवेज मेक प्रोविजन फॉर लॉसेस. वी शुड नॉट मेक एनी प्रोविजन फॉर प्रॉफिट्स. बिजनेस में लॉस का हमने हमेशा प्रोविजन करना चाहिए क्योंकि सबको पता है बिजनेस इज हाईली अनसर्टन. तो हमें हमेशा लॉस का प्रोविजन करना है, प्रॉफिट के लिए कोई प्रोविजन नहीं करना है. सो उसके एग्जाम्पल क्या है? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स. रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स. रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स. डाउटफुल डेब्ट्स. RDD, in short RDD. RDD. Reserve for doubtful debts. For example, I have sold some goods to my customer. Let us say rupees 50,000. So my customer is my debtor, right? वो मेरा debtor हुआ. Now, out of this, I feel that maybe ऐसा हो सकता है कि 5% अमाउंट मुझे नहीं मिलेगा. डेटर मुझे, जो मेरे डेटर्स है, वो मुझे इतना अमाउंट जो 50,000 मुझे लेना है शायद ये नहीं भी आए. क्योंकि हो सकता है बहुत सारे कस्टमर्स पे कर देते, लेकिन कोई कस्टमर ऐसे होते हैं जो पे नहीं करते या पूरी अमाउंट पे नहीं करते. सो बिजनेस के लिए क्या हुआ? लॉस हुआ ना. तो मैं एडवांस में एंटिसिपेट करता हूं कि मे बी 5% मेरे पास पैसा नहीं आएगा. सो मैं क्या करूंगा? आई विल मेक प्रोविजन. मेरे डेटर्स 50,000 है, उसमें से मैं RDD का प्रोविजन कर दूंगा एट द रेट ऑफ 5%. 50,000 का 5% 2,500
मेरे डेटर्स में कितने पे शो करूंगा? 47,500. एक्चुअल डेटर 50 है, बट आई एम एंटिसिपेटिंग, मुझे ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि शायद 5% अमाउंट नहीं भी आए, सो मैं उसका प्रोविजन करके रखता हूं, एंड डेटर्स विल बी शोन इन द बुक्स एट 47,500. सो अंडर दिस कॉन्सेप्ट assets are understated, means assets are shown at a lower value and liabilities are overstated, means liabilities are shown at a higher value. लायबिलिटी में हम कभी प्रोविजन नहीं करेंगे, डिस्काउंट का प्रोविजन या और किसी प्रकार का प्रोविजन हम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर लायबिलिटी हमारी रिड्यूस होती है तो इट्स अ गेन, हमारा फायदा हो रहा है, तो हम प्रॉफिट का कभी भी प्रोविजन नहीं करेंगे, गेन का कभी भी प्रोविजन नहीं करेंगे, बट लॉस का हमेशा प्रोविजन करेंगे. अनदर एग्जांपल, स्टॉक. See, closing stock. Closing stock is a stock which is business is holding at the end of the year, 31st March. End of the year, business के पास जो stock है उसको हम closing stock बोलते हैं. Now, stock is always valued. Closing stock is always valued at cost price or market price, whichever is less. जो कम value होगी वो हम लेंगे. So, under conservatism concept, we must not anticipate any profit. We must always anticipate losses. And accordingly we must make provision for losses. And secondly, under this concept, assets are overstated, assets are understated and liabilities are overstated. Clear? So that is called as conservatism concept. तो ये भी concept हमारा हो गया. Now our next concept is accrual concept. To accrue means to happen. अक्रू का नाम, अक्रू का मीनिंग क्या है? टू अक्रू मीन्स टू हैपन. सो अक्रूअल कॉन्सेप्ट. नाउ अंडर अक्रूअल कॉन्सेप्ट वी विल रिकॉर्ड एनी ट्रांजैक्शन. हम कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे कब? जैसे ट्रांजैक्शन हुए इमीडिएटली हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे. हमें कैश मिला या नहीं मिला, या कैश हमने पे किया या नहीं किया, उससे हमारा कोई लेन देन नहीं है. सो अंडर दिस कॉन्सेप्ट, एज सुन एज the expenses are accrued, जैसे expenses हुए हम immediately उसको books of accounts में रिकॉर्ड करेंगे. For example, मेरे सप्लायर से मैंने गुड्स परचेज की वर्थ ₹20,000. अभी सप्लायर ने मुझे 1 महीने की क्रेडिट दी है, मीन्स आई हैव टू पे विद इन 1 मंथ. 1 महीने में मुझे पेमेंट करना है. सप्लायर ने क्या किया? मुझे गुड्स भेज दिए, मेरे पास गुड्स आए, मैंने उसको रिसीव किए और सप्लायर को मैंने चालान के ऊपर एक्नॉलेजमेंट देके वापस भेज दिया. एक्नॉलेजमेंट दे दिया कि गुड्स आर रिसीव्ड. ओके. नाउ कैश का पेमेंट नहीं हुआ अभी तक, मैंने अभी तक वो जो भी मटेरियल लिया उसका पेमेंट नहीं किया है. देन ऑल्सो आई विल रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. मैं तुरंत परचेज की एंट्री कर लूंगा मेरे बुक्स में. सेम वे जो सेलर है, जो सप्लायर है, वो अपने बुक में सेल्स की एंट्री कर लेगा, क्योंकि उसको तो एक्नॉलेजमेंट मिल गया ना, गुड्स मिल गए. ओके, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है. विच मीन्स आई हैव इनकर्ड एक्सपेंसेस, आई हैव रिकॉर्डेड इन माय बुक्स. वो क्या करेगा? किसकी एंट्री करेगा? सेल्स की एंट्री करेगा. क्यों? क्योंकि उसके लिए रेवेन्यू जनरेट हो गई. रेवेन्यू इज कंफर्म्ड. मैंने माल ले लिया और उसको थप्पा मार के दे दिया, मीन्स एवरीथिंग इज ओके, मीन्स फॉर हिम द रेवेन्यू इज जनरेटेड. सेम वे अगर मैं किसी को गुड्स सेल करता हूं क्रेडिट पे, मैं क्या करूंगा? मैं गुड्स भेजूंगा मेरे कस्टमर को, कस्टमर ने भी मुझे एक्नॉलेजमेंट दे दिया, ओके, गुड्स रिसीव्ड, which means my revenue is generated. Immediately I will record entry for sales in the books of accounts. कैश मुझे बाद में मिलने वाला है, पेमेंट मुझे बाद में मिलने वाला है. We are not concerned with the payment, whether cash is received or not or cash is paid or not. We are not concerned. As soon as the transaction happened, transaction occurred, immediately we will record transaction in the books of accounts. That is called as accrual concept. Clear? So yeah, accrual concept में क्या है? As soon as the transaction takes place, immediately we will record in the books of accounts, irrespective of the fact. Cash या तो पेमेंट मिला या नहीं मिला, उससे we are not concerned. जैसे ट्रांजेक्शन हुआ हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे. That is called as accrual concept. Next concept is realization concept. Now when income is realized, realization concept क्या है? कि इनकम कब रियलाइज हुई. Now realization concept is somewhat similar to accrual concept, but realization में हम बात करेंगे सिर्फ इनकम की, right? So we will record
any income or any revenue, for that purpose we must call revenue. हम revenue कब record करेंगे? When the goods are sold or cash is received. See, when we sell or purchase goods, it can be either cash or credit basis. So we will record any income when either the cash is received or it is earned. अभी earn कब करते? मैंने मेरे कस्टमर को माल भेजा, कस्टमर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं, सेटिस्फाइड विद द गुड्स, सो माय इनकम इज रियलाइज्ड. मेरे लिए इनकम रियलाइज हो चुकी है. क्लियर? सेम वे अगर इट इज अ कैश सेल्स, मैंने गुड्स भेजा, वहां से मुझे कैश आ गया, आई विल रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. सो वी विल रिकॉर्ड एनी इनकम or we will record any revenue when the goods are delivered or cash is received. Same way services. We will record any revenue when the services are given. हमने सर्विस दी. Like for example, if I am a software supplier, किसी कस्टमर को मैंने सॉफ्टवेयर सप्लाई किया, उसके सिस्टम में इंस्टॉल करके दिया, उसको सब मैंने बता दिया, ट्रेन कर दिया उसको हाउ टू रन द सॉफ्टवेयर. He is satisfied. Now credit terms are 15 days. But जैसे ही now customer is satisfied, so I am sure मेरे पास मेरी गारंटी है मेरे पास कि I will receive the money. So immediately I will record transaction in the books of account. Clear? So that is realization concept. Realization concept is related to income. When income should be recorded, so income हम कब record करेंगे? या तो हमें कैश मिला है या हमने गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं कस्टमर को. Customer is having no objection, he is satisfied, we will immediately record transaction in the books of account. So that is called realization concept. Now another concept is going concern concept. Now what is going concern concept? Under going concern concept, assumption is that business, once business is started, एक बार हमने business start किया, business लंबे समय तक चलेगा. Business have a perpetual succession, long term life है. बिजनेस जल्दी बंद नहीं होने वाला है. बिजनेस हमने स्टार्ट किया, बिजनेस विल रन फॉर नंबर ऑफ इयर्स, लंबे समय तक चलता ही रहेगा. इसके एग्जांपल देखिए. इन इंडिया देयर आर सो मेनी कंपनीज जिसकी कॉर्पोरेट लाइफ है मोर देन 100 इयर्स. कंपनीज लाइक बिरला एंड बजाज, और भी बहुत सारी कंपनी होगी, डाबर एक्सेट्रा, वो भी बहुत पुरानी कंपनी है. इवन इफ यू सी रिलायंस, ऑलमोस्ट 50-60 years old company. Adani, more than 40 years. Infosys, they are profit-making company. Larsen and Toubro was almost 117-118 years. So वो कौन सा concept है? Going concern concept. So under going concern concept, assumption is that business have a long life. It is continuous. Business is continuous. Business is uninterrupted. Business कभी भी बंद होने वाला नहीं है. बिजनेस हमेशा चालू रहेगा. अभी एक चीज को सोचो कि अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं होता तो हमारे अकाउंट्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट नहीं होते. सी अगर लॉन्ग लाइफ नहीं होती बिजनेस की, तो एक सिचुएशन को सोचो, इमेजिन करो कि आप कस्टमर हो, आपने सप्लायर से माल मांगा, सप्लायर आपको बोल देगा साहब कैश लेके आओ, मैं आपको माल दे दूंगा. क्यों? क्रेडिट है ही नहीं, क्योंकि आपका बिजनेस कितने दिन चलेगा कोई भरोसा नहीं है. कल आपका बिजनेस बंद हो गया तो हमें क्रेडिट ही नहीं मिलती अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं होता तो. बट थैंक्स टू दिस कॉन्सेप्ट दैट बिजनेस विल रन परमानेंटली. बिजनेस परमानेंट चलते ही रहेगा. देयरफॉर वी डू ऑल ट्रांजैक्शन ऑन क्रेडिट बेसिस. अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं होता तो आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्री रिसीव्ड इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम, ये कॉन्सेप्ट भी नहीं होते. क्लियर? सो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में एजम्पशन क्या है कि वंस बिजनेस इज स्टार्टेड, बिजनेस लंबे समय तक चलता रहेगा. बिजनेस 10 year विल बी लॉन्ग. बिजनेस कभी बंद होने वाला नहीं है. दैट इज द एजम्पशन. क्लियर? सो ये हो गया हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. नाउ ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. ड्यूअल मीन्स टू. एवरी ट्रांजेक्शन हैव टू फोल्ड इफेक्ट्स. कितने इफेक्ट है? 2 इफेक्ट है. 2 इफेक्ट्स क्या है वो? One is debit and one is credit.
एवरी ट्रांजेक्शन हैव टू फोल्ड इफेक्ट्स, दो इफेक्ट है, एक डेबिट और एक क्रेडिट, एंड डेबिट एंड क्रेडिट बोथ शुड बी विथ एन इक्वल अमाउंट, नहीं तो आपका अकाउंट कभी टैली ही नहीं होगा, आपका लेजर कभी टैली ही नहीं होगा, आपका जर्नल कभी टैली ही नहीं होगा. सो देयर आर ऑलवेज टू इफेक्ट्स, डेबिट एंड क्रेडिट. एवरी कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट, every corresponding debit, every debit has its corresponding credit, credit with equal amount, with equal amount. तो अगर आप एक अकाउंट को डेबिट करते तो दूसरे अकाउंट को क्रेडिट करना ही पड़ेगा, राइट? डेबिट एंड क्रेडिट, टू इफेक्ट्स. एवरी डेबिट हैज इट्स कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट विद इक्वल अमाउंट. अगर डेबिट हुआ तो और एक अकाउंट क्रेडिट होगा ही, एक अकाउंट डेबिट एक अकाउंट क्रेडिट विथ इक्वल अमाउंट. सो दैट इज कॉल्ड ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. एवरी ट्रांजेक्शन हैव हाउ मेनी इफेक्ट्स? टू इफेक्ट्स, वन डेबिट, अदर क्रेडिट with the equal amount. That is called as dual aspect concept. Now materiality concept. Now what is materiality? Materiality means relevance or importance. Under materiality concept, we record only material transaction. Material transaction means transaction which are very important. It needs to be recorded in the books of accounts. We will record transaction on the basis of materiality. Now what is material transaction? Material transactions are those transactions which will have impact on profit or loss for the current period. That is called as material transaction. Importance, relevance. मतलब हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फॉर द पर्पज ऑफ फाइंडिंग आउट द प्रॉफिट और लॉस फॉर द करंट ईयर वी विल रिकॉर्ड ओनली मटेरियल ट्रांजैक्शन और इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन. जो ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है दैट वी कैन स्किप. कभी कभार ऐसे ट्रांजैक्शंस भी होते हैं ना, 5 रुपए 10 रुपए के भी ट्रांजैक्शन होते हैं. हमने कोई चीज 5 रुपए में लाई, हालांकि बहुत कम चीजें 5 रुपए मिलती है, लेकिन कोई कोई मिल भी जाती है. क्या प्यून ने गाड़ी धोई, उसको मैंने 20 रुपए दिए. 20 रुपीज इज ए निग्लिजिबल अमाउंट. सो आइदर वी कैन अवॉइड इट, हम उसको रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे, और वी कैन मर्ज इट विथ सम अदर अकाउंट. छोटे मोटे ट्रांजेक्शन है तो उसके लिए मैं एक अकाउंट ओपन कर दूंगा मेरे बुक्स में, लाइक सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट, सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट. और जितने छोटे मोटे ट्रांजेक्शन है वो सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट या जनरल एक्सपेंस अकाउंट में मैं उसको रिकॉर्ड कर दूंगा. सो दैट इज कॉल्ड मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट. So we should record only material transaction in the books of account. Unimportant or immaterial transaction, which is not relevant, irrelevant transaction, should be either avoided or we can merge it with some other account and record it. Clear? So that is called as materiality concept. उसके बाद में matching concept. Now what is matching concept? See, for the purpose of finding out profit or loss. See, कोई भी businessman का aim क्या होता है? Ultimate aim is to find out profit or loss for the current period. कि profit कितना हुआ और loss कितना हुआ, right? Now, to find out this, what is matching concept? Matching concept is, let us say this is expense, this side is expense and this side is revenue. For the year, let us say 2020 to 23. During the year, I have sold goods of 5 lakhs rupees. तो मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया, 5 लाख रुपीस का मैंने सेल किया है ना. ये 5 लाख रुपए का सेल करने के लिए पहले तो मुझे गुड्स बनाने पड़ेंगे ना, मुझे स्टॉक लेना पड़ेगा, रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा. रॉ मटेरियल लेने के बाद मुझे उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू फिनिश प्रोडक्ट इन द फैक्ट्री. मुझे वेजेस पे करने पड़ेंगे, फैक्ट्री का लाइटिंग बिल पे करना पड़ेगा, दूसरे एक्सपेंसेस, कैरेज वगैरह जो भी एक्सपेंसेस है वो सारे एक्सपेंसेस मुझे रिकॉर्ड करने पड़ेंगे. तो यहां पर मैं रिकॉर्ड कर देता हूं. लेट अस से परचेज हुआ, लेट अस से मैंने 1,50,000 का रॉ मटेरियल परचेज किया, उसके ऊपर मैंने वेजेस पे किए, 30,000 का वेजेस पे किया, कैरेज पे किया, कैरेज ये मैंने 5,000 कैरेज पे किया, उसका लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस 2,000 रुपया पे किया. दूसरे जो भी एक्सपेंडिचर है, लाइक मुझे एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा टू सेल द गुड्स, तो एडवर्टीजमेंट भी पकड़ लो इसमें. तो एडवर्टीजमेंट ये मैंने 5,000 एक्सपेंस किया. अब यहां पर मैंने क्या किया,
2020 टू 23 की इनकम रिकॉर्ड की, रेवेन्यू रिकॉर्ड किया, उसके सामने 2020 टू 23 के ही एक्सपेंसेस रिकॉर्ड, राइट। 2020 टू 23 का रेवेन्यू सेल्स रिकॉर्ड किया और उसके सामने उसके रिलेटेड एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए। सो रेवेन्यू of the revenue and expenses of the same period should be matched, then only we will get real profit or loss, which means in books of accounts we cannot record any transaction related to previous year or related to next year. previous year में मेरी कोई liability है, outstanding expenses है जो मैंने पे नहीं किए लास्ट ईयर में, लास्ट ईयर के एक्सपेंसेस लास्ट ईयर में पे नहीं किए, राइट। तो ये साल में मैं उसको क्या करूंगा, वो लास्ट ईयर के एक्सपेंडिचर है। करंट ईयर में वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू ऑफ द सेम पीरियड। हम पास्ट ईयर या तो नेक्स्ट ईयर के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो हम उसको क्या कर दे, माइनस कर दे। सो अंडर मैचिंग कॉन्सेप्ट रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ऑफ द सेम पीरियड शुड बी मैच्ड, ये दोनों को मैच करना है, देन वी विल गेट ट्रू पिक्चर। एक्चुअल कितना प्रॉफिट है आपको कब पता चलेगा, ओनली आफ्टर मैचिंग expenses and revenue of the same period. That is called as matching concept. Clear? 12th disclosure concept. कल भी मैंने बताया था। In the financial statement, हमारा जो financial statement है, that is balance sheet and profit and loss account. In balance sheet, we need to disclose the important accounting methods followed or change in accounting method. ये सारी इंफॉर्मेशन हमें देनी। Like for depreciation, which accounting method is followed? Straight line method, WDV method. Inventory, that is stock. स्टॉक के लिए हमने, स्टॉक कैलकुलेशन के लिए हमने कौन सी मेथड फॉलो की, FIFO, LIFO, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, देयर आर 4 मेथड्स। देन सेम विद द इन्वेस्टमेंट। सो व्हेन द रीडर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो ये स्टेटमेंट बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को पढ़ेगा, उसको पता चलेगा कि जो ये नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो दिखाया गया है वो कौन से बेसिस पे कैलकुलेट हुआ है। सो दिस हैज टू बी डिस्क्लोज्ड, ये हमें बैलेंस शीट में हमारे डिस्क्लोज करना है। सो दैट इज कॉल्ड एज डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। तो जितने भी इंपॉर्टेंट मेथड्स, इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स विच वी हैव यूटिलाइज्ड और विच वी हैव यूज्ड, इट शुड बी disclosed somewhere, right? Same way for the valuation of stock or investment, which method has been adopted, that should be disclosed. For depreciation on fixed asset, which method is we have used, that has to be disclosed. So the reader of financial statement, उसको समझ में आएगा कि ये प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे हुआ है, and accordingly he can take the decision. अगर इन्वेस्टर है, उसको इन्वेस्ट करना है, तो वो ये बेसिस के ऊपर उसका कोई आउटकम निकालेगा कि ओके, कंपनी इज इन साउंड पोजीशन और नॉट, मुझे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्लियर? डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। सो वी हैव कवर्ड ऑल द 12 कॉन्सेप्ट्स। नाउ आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए। नाउ दिस कॉन्सेप्ट इज द बेस। तो ये वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा, पूरा वीडियो सुनिएगा, 2-3 बार सुनो, क्योंकि दिस इज बेस ऑफ अकाउंट्स। अगर ये बेस आपका पक्का होगा, देन इन अकाउंट्स इन फ्यूचर आपको रेयरली कभी कुछ प्रॉब्लम आएगा। सो ये वीडियो ध्यान से सुनिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।